तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की हम लोग जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास 10th की हम लोग साइंस को देखेंगे। और क्लास 10th की साइंस में आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो वैद्युत धारा वाला जो हमारा चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। और ढेरों न्यूमेरिकल्स हैं हम लोगों के पास, अलग अलग वैरायटी की बुक से हमने लोगों ने न्यूमेरिकल कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी चीजें हल करने का प्रयास करेंगे, अभी हम लोग बहुत जल्द एक प्रयास ये कर रहे हैं कि हम आपको लाइव सेशन में जोड़ पाएं। तो लाइव सेशन में जोड़ने के लिए जो आपके पास वीडियो या शॉर्ट वीडियो जो कुछ भी पहुंचे, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो लाइव क्लास के लिए कुछ बाउंडेशन होती हैं कि लाइव क्लास इतने सब्सक्रिप्शन के बाद ही चालू हो गई, तो वो हम लोग सब्सक्रिप्शन पा लें और बहुत तेजी से तुरंत ही हम लोग क्लास देना आपको शुरू कर पाएं। आपका जुड़ाव जो है वो इस नए चैनल से, नए प्लेटफॉर्म से बना रहे। सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म का नाम दिया है वो कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस है। तो वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ एक बेहतरीन स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो आप एक काम ये करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा। शेयर अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिलेशन के लोगों को, जहाँ पे भी कक्षा 10, 11 या 12 क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हम बहुत जल्द हम लोग थोड़ा बीएससी नर्सिंग या अन्य क्षेत्र में भी उतरने का प्रयास करेंगे। तो बस धीरे धीरे हम लोगों का जुड़ाव बना रहे। केवल साइंस की क्लास नहीं होगी, हम लोग मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, सोशल साइंस की क्लास, हिंदी की क्लास सभी देखेंगे। यहाँ पे लाइव रेगुलर बेसिस पे रहेगी, रेगुलर डे हम लोग इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम प्यारे विद्यार्थियों, हमारे स्क्रीन पर आपको एक सवाल आपको दिख रहा होगा, तो इस सवाल को जरा आप पढ़ने का प्रयास करें। तो सवाल लिखा है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन आवश्यक वैद्युत परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। पहला न्यूमेरिकल है, हमने हूबहू वैसे ही यहाँ पर प्रयोग करने का प्रयास किया। तो देखो ओम का नियम क्या है, ये तो हम आपको ऐसे ही बता दें। अगर किसी चालक की, चालक मतलब कोई चालक तार है, हम उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें। कहने का मतलब उसकी लंबाई ना बदलें, उसकी चौड़ाई ना बदलें, उसका क्षेत्रफल ना बदलें, उसका आयतन ना बदलें, उसके तापमान में कोई परिवर्तन ना करें, उसके दाब में कोई परिवर्तन ना करें। तो उस दौरान जो चालक का हमारे पास विभवांतर होगा, जो चालक का हमारे पास विभवांतर होगा चालक के सिरों के बीच, वो विभवांतर उस धारा के अनुक्रमानुपाती होगा जो उसमें बहेगी। तो V अनुक्रमानुपाती I होगा, और यहां से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट टर्म I R आएगा। यहाँ R हमारा कांस्टेंट होगा, यानी इसका मान बदलेगा नहीं, और यही R हमारा प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जहां R कांस्टेंट है और R है क्या, दरअसल प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या है? इसका नाम ही है प्रतिरोध, यानी अवरोध। किसका अवरोध करेगा? धारा का। अवरोध जो धारा का करे वही है प्रतिरोध। R का अगर मान निकालेंगे तो R बराबर बनेगा B/I। अब देखो, अगर यहां नियम समझ लें, अगर लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, दाब, ताप ना बदले तो ये R हमारा कांस्टेंट रहेगा। कह रहा आवश्यक, इसका सत्यापन कैसे करोगे? तो सत्यापन करने के लिए आवश्यक वैद्युत परिपथ आरेख बनाएं। तो वैद्युत परिपथ आरेख बनाने के लिए हम लोग एक बात पे ध्यान दें। आपको क्या करना है कि एक प्रतिरोध बना देना है। तो हम लोग एक प्रतिरोध बना देंगे इस तरह से। इस प्रतिरोध में कहीं से एक सेल लगा के धारा की डायरेक्शन दिखा देंगे, धारा बहने का प्रवाह दिखा देंगे। ऐसे सेल लगा के प्लस माइनस सेल लगा दिया कोई बी वोल्ट का। इसी में हम लोग यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, हम जानते हैं जो अमीटर लगता है, जो धारा नापेगा, जिसे क्या कहते हैं, अमीटर। उसको हम लोग यहाँ पर सेल ही वाले तार में कहीं लगा देंगे। और जरूरत समझेंगे तो यहाँ पर एक हम लोग कुंजी लगा देंगे, जिसे हम लोग स्विच कहते हैं। साथ में यहाँ पर जहां हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं,
तो वोल्ट मीटर हमेशा हम लोग कहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे, वोल्ट मीटर हम लोग जो लगाते हैं वो उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने वोल्ट मीटर दिखाया होगा वो वोल्ट मीटर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यही है इसका सत्यापन, आवश्यक वैद्युत परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्या बना दिया, वैद्युत परिपथ आरेख बना दिया। यहाँ पर अगर हम इसके सत्यापन को भी दर्शाने का प्रयास करें तो जब आप वोल्टेज V, धारा I और प्रतिरोध R के बीच ग्राफ खींचने या उसकी सारणी बनाने का प्रयास करोगे तो सारणी इसकी जो प्राप्त होगी वो हमें कुछ इस फॉर्मेट में प्राप्त होगी। यहां पर ये इसका क्या हो गया, क्रम। तो सारणी का फॉर्मेट जो हमें प्राप्त होगा वो ऐसे प्राप्त होगा कि अगर हमने यहां पर ये कहा कि चलिए 1 2 प्रयोग 3 कर लेते हैं। अगर वोल्टेज 5 है और मान लें धारा 2 एम्पियर है तो R का मान इन दोनों का भाग करोगे 2.5 आ जाएगा। सेम ऐसा ही ये होगा, अगर वोल्टेज 7.5 हो जाए तो धारा 3 हो जाएगी, तब भी इसका मान इन दोनों का भाग करोगे 2.5 आएगा। अगर वोल्टेज 10 कर दें तो धारा हमारी 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी मान देखोगे इतना आएगा। तो इस दौरान इन तीनों का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। आप यहाँ पर प्रयोग को सफल करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं, आप यहाँ पर अलग अलग सेल का प्रयोग कर लो। एक सेल 5 वोल्ट का हो, एक 7.5 का हो, एक 10 वोल्ट का हो, तब भी यहाँ पर इनकी रीडिंग पढ़ लोगे, वोल्ट मीटर में वोल्टेज की, मीटर में धारा की। आप एक ये काम कर सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक ही बड़ा सा सेल है तो बड़े से सेल में इसी के प्रयोग को करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, आप इसमें एक धारा नियंत्रक लगा दीजिए। आप इसमें एक धारा नियंत्रक लगा देंगे। तो धारा नियंत्रक क्या होता है, जो प्रतिरोध को कम ज्यादा करके धारा को कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर एक ही सेल है और हमें वोल्टेज या धारा चेंज करनी है तो एक धारा नियंत्रक लगा देंगे। धारा नियंत्रक क्या होता है, नाइक्रोम के तार की एक बड़ी कुंडली होती है जो अलग अलग बिंदुओं पर धारा के मान को कंट्रोल करता है, जिससे धारा कम ज्यादा बहती है और वोल्टेज प्रभावित होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये परिपथ आरेख बन जाएगा। ये हमारे पास आर का मान निकल आएगा, ये सारणी हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर हम ग्राफ हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन अब प्यारे विद्यार्थियों तमाम लोग आप ये समझ पा रहे होंगे, तो हम यहाँ पर इस चीज को हटा सकते हैं क्योंकि आपने नोट तो किया ही होगा। तो अगर आपने नोट किया तो हम इस चीज को यहाँ हटा लें और यहाँ पर हम लोग किसका ग्राफ बना दें, आर और वी के बीच, सॉरी वी और आई, यानी वोल्टेज वी और धारा आई के बीच। तो वोल्टेज वी धारा आई के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आप देख पाओगे, इसके बीच जो ग्राफ बनता है वो सीधी लाइन आती है। तो ये हमारे पास R बराबर V बटे I का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान R का मान चेंज नहीं होगा। जब मान चेंज नहीं होगा तो यही बनेगा, क्योंकि हम कोई भी बिंदु ले लें, मान लीजिए हमने ये वाला बिंदु उस समय लिया जब वोल्टेज हमारा 5 था, धारा हमारी 2 थी, तो ये बिंदु हमारा यहाँ टकराता, ये धारा 2 है, वोल्टेज 5 है, बिंदु यहाँ मिलेगा। हमने वोल्टेज 7.5 किया, धारा 3 हो गई, तो ये वाला बिंदु हमारा यहाँ जाके यहाँ मिलता। फिर हमने वोल्टेज 10 कर दिया, धारा 4 हो गई, तो ये वाला बिंदु हमारा सफल करके यहाँ मिलेगा। लेकिन आप देखोगे तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो चीजें तैयार होंगी वो सीधे सीधे कितना मान आ जाएगा। यहाँ पर आर की जो ये कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर ये आर की जो वैल्यू होगी वो प्रत्येक बिंदु को मिलाओगे एक ही बिंदु रहेगा। हाँ, थोड़ा हम लोग कुछ अगर एक्स्ट्रा करना चाहें तो हम लोग कुछ अलग से ये कर पाएंगे कि अगर हम यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को बनाने का प्रयास करें, इस वाले त्रिभुज को बनाने का प्रयास करें, इन त्रिभुज को अगर हम बनाने का प्रयास करें जो इन बिंदुओं पर पहुंच रहे होंगे, ठीक है, वो 4 ये हो जाएगा, 3 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा।
तो 3 ये यहाँ हो जाएगा, 4 आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला जो एंगल है वो एंगल आपका चेंज नहीं होगा, ये थीटा सेम रहेगा। तो वास्तव में ये जो भी लाइनें आप ऐसी बना पा रहे हो ये वोल्टेज होगा, ये धारा होगी। लेकिन इस त्रिभुज के लिए ये लंब भी होगा और ये आधार भी होगा। और आर के केस में आर के लिए आपके पास v बटे आई होगा। आर बराबर क्या होगा, v बटे आई, वोल्टेज बटे धारा, ये धारा हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेन थीटा को खोजें तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार भी होगा। और इस केस में लंब जो होगा वो वोल्टेज वाली लाइन होगी, लंब जो होगा वो वोल्टेज वाली लाइन होगी, और धारा जो होगी वो आधार जो होगा वो धारा वाली लाइन होगी। तो देख पाओगे टेन थीटा का मान भी कितना मिलेगा, b बटे आई, और प्रतिरोध R का मान भी कितना मिलेगा, b बटे आई। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ पाएंगे कि ओम के नियम में R और टेन थीटा अगर ग्राफ दिया जाए और आपसे R पूछा जाए और आप ना निकाल पा रहे होगे R का मान, तो हम लोग टेन थीटा निकाल लेंगे। तो आते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणीबद्ध संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न आगे ऐसे पढ़ा लेते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले प्रश्न हो। तो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं एक बार। हालांकि जो थ्योरेटिकल प्रश्न है हम जब थ्योरी वाला भाग करेंगे, अभी बहुत जल्द इसका थ्योरी वाला पोर्शन लेके आएंगे, तो थ्योरी वाले वो वहां पर सारी चीजें ही पढ़ा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो वो 4 प्रश्न पड़े हुए हैं, वो वहीं पर पड़े रहेंगे। हम लोग यहाँ पर सवाल को करने का प्रयास करेंगे। और सवाल पर लिखा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 3, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 3 है वो भी अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ये माइनस का चार्ज शो करेगा। और चार्ज होगा कितना, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं N इंटू ई। तो N का मान 3 लिखेंगे, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई की वैल्यू सबको पता है, नहीं तो दी गई है। तो यहाँ पर ये मान आ जाएगा 16×48 4.8 घाते -19, कितने कूलाम हो जाएगा ये क्यू का मान। तो सीधे सीधे हम लोग जवाब जान पाएंगे। और चिन्ह कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, माइनस की। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है, एक चालक पर 3.2 गुणे 10⁻⁻19 इतने कूलाम का धन आवेश है। चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। तो आवेश कितना है देखो जरा, Q इक्वल टू 3.2 घातें कितनी -19 इतने कूलाम। तो भैया आवेश अगर ये कैसा है, धनावेश, तो ये जानते हो धन कब उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी होगी, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, Q बराबर होता है N इंटू ई। तो N बराबर हो जाएगा Q अपान ई। Q की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और अपान में E की वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁻⁻19 इतना होता है, दिया भी गया है। तो 16 से कट करोगे ये 2 बार, और ये घातें अपने आप खत्म। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। तो आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों के पास है, किसी चालक का कुल आवेश
तो चालक का जो कुल आवेश है वो आपको दिया गया है इतना, जो कि ऋण आवेश है यानी माइनस का है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसको आप हल करने का प्रयास करो। तो आइए हम प्रयास करते हैं। तो Q इक्वल टू कितना दिया गया, आवेश कितना है आपके पास, 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 इतने कूलाम। कैसा, माइनस का ऋण आवेश। तो ऋण आवेश तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग अधिक लिख देंगे। जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास अधिक हो जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो n बराबर, अभी पिछले सूत्र में हम लोगों ने Q अपान E बनाया, तो Q की वैल्यू लिखेंगे 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और E की वैल्यू लिखेंगे 1.6 10 टू पावर माइनस 19। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सीधे सीधे हम लोग इन घातों को कैंसिल कर पाएंगे और ये n बराबर जो फाइंड आउट होगा वो 16 से भाग करोगे 5 बार चला जाएगा, दशमलव हटाओगे 80 हो जाएगा और ये सीधा सीधा भाग हम लोग कितनी बार दे पाएंगे, 5 बार। 16 80। आते हम लोग अगले प्रश्न पर। आते हम लोग अगले प्रश्न पर। तो कोई समस्या, कोई समस्या किसी को? चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, 10 मिनट में चालक से गुजरने वाले आवेश की परिकलन कीजिए। तो धारा I बराबर कितना दिया गया है, I बराबर हम लोग अगर खोजेंगे तो I बराबर है 0.5 एम्पियर। समय t कितना है, 10 मिनट, सेकेंड में बदलो, 10 गुणे 60 600 सेकेंड। कह रहा है आवेश पता करिए। तो Q बराबर सूत्र क्या जान रहे हैं, I इंटू टी। Q इक्वल टू आई टी की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 600। तो यहां से ये कैंसिल, छपंचे कितना हो जाएगा 30 और एक जीरो। तो आवेश जो निकलेगा वो हम लोगों के पास 300 कूलाम आ जाएगा। आते हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोगों के पास है, किसी परिपथ में प्रति मिनट, ध्यान दें, प्रति मिनट यानी 1 मिनट में इतने कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो Q बराबर है 180 कूलाम। लेकिन समय कितना है, प्रति मिनट, ध्यान दें 1 मिनट में। तो 1 मिनट को सेकेंड में बदलो, 60 सेकेंड। कह रहा है धारा की गणना करें। तो I बराबर क्या जानते हैं, Q अपान टी। तो Q की वैल्यू 180 और T की वैल्यू 60। तो ये कितनी धारा आ गई, 3 एम्पियर। तो बहुत आसान आसान प्रश्न है विद्यार्थियों, हम लोग बहुत सस्ते में बहुत हल्के से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम लोगों के पास है, एक वैद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना करें जिससे प्रति सेकेंड 50 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए, 50 गुणे 10 की घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन, और कितनी देर में गुजर रहे हैं, पढ़िए जरा।
प्रति सेकेंड। तो समय t बराबर कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। प्रति मतलब 1 सेकेंड। कह रहा है, पूछ क्या रहा है? धारा की गणना कीजिए। धारा I निकालना है। तो I बराबर हम लोग जानते क्या है? Q अपान T। लेकिन Q का मान हमें नहीं पता है। और Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं? N इंटू ई। यही मान यहां रख देंगे। तो N इंटू ई बटे टी। N की वैल्यू रखिए। तो N की वैल्यू है 50, घाते हैं 18। ई की वैल्यू है 1.6, घाते हैं माइनस की 19, बटे में है टी। टी का मान है 1। तो यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि 18 घात 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, तो ये 0 हो गए 19, और 19 0 से 19 0 खत्म। तो I बराबर आ जाएगा 5 का गुणा 16 में 16 पान 80 और 1 अंक बाद दशमलव। तो सीधे सीधे 8 एम्पियर धारा यहां तैयार हो जाएगी। 8 एम्पियर धारा तैयार हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब है प्रतिरोध। एक प्रतिरोधक से इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2.5, घाते हैं 10 की घात 18। प्रति सेकेंड की बात कर रहा है तो t बराबर है 1 सेकेंड। और पूछ रहा है चालक में धारा की गणना करिए। I बराबर पूछा गया। पुनः I बराबर हम लोग यहां क्या निकालेंगे? Q अपान टी। Q हमें नहीं मालूम। पुनः Q बराबर एन ई बटे टी। एन का मान 2.5, घाते कितनी 18, गुणे ई का मान 1.6, घाते कितनी माइनस की 19, बटे टी का मान 1 सेकेंड। तो I बराबर ये 16 का गुणा 25 में करिए, 16 गुणे 25 होगा 400, और यहां आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव। 19 घाते माइनस की 18 घाते प्लस की, तो घात बची माइनस की 1, और ये माइनस की 1 घात इस दशमलव को यहां ला देगी। तो I बराबर आ जाएगा दशमलव के 4 एम्पियर, जिसे आप 0.4 भी कह सकते हो। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारे पास है एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा है। तो I बराबर है 1.6 एम्पियर। चालक में प्रति सेकेंड, तो चालक में प्रति सेकेंड t बराबर 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए। तो n बराबर हम लोग अगर देखें तो q बराबर जानते n इंटू ई। तो n बराबर हो जाएगा q अपान ई। n निकालेंगे e का भाग हो जाएगा। अब हमें q नहीं पता है, तो q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। तो सीधे सीधे यहां Q की जगह लिख देंगे I इंटू टी और बटे में E। अब n बराबर बना लेंगे I। तो I की वैल्यू है 1.6, T की वैल्यू है 1, और E का मान होता है 1.6 घाते माइनस की 19। सीधे सीधे हम लोग देख पाएंगे ये घात नंबर कैंसिल। जैसे ये नंबर कैंसिल, ये घाते ऊपर, तो n बराबर बनेगा 1 गुणे 10 की घात प्लस के 19। इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्रति सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारे पास है एक चालक तार में बहने वाली वैद्युत धारा। तो चालक तार में कितनी धारा बहेगी? 3 एम्पियर। तो I बराबर मान दिया गया है 3 एम्पियर। तार के सिरों का विभवांतर कितना है? 9 वोल्ट। V बराबर है 9 वोल्ट। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो R बराबर होता है V अपान I।
यही आर आपसे पूछा गया है। तो V की वैल्यू लिखेंगे 9 और I की वैल्यू लिखेंगे 3, तो प्रतिरोध हमारा आएगा 3 ओम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम लोग अभी इतनी क्लास रखेंगे और जितना हो सके उतना चैनल को प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं अपने इष्ट मित्रों से, आपके जो रिलेशन में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 से 12 तक में, या अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग 12th पास आउट करने वाले बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग की क्लास और भी अन्य क्लासें चलाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम लोग कल से परसों से 1-2 दिनों में बहुत रफ्तार से जुड़ेंगे और आपको लाइव क्लास देने का प्रयास करेंगे। डेली आपको रेगुलर 40-45-50 मिनट की रेगुलर क्लास मिलेगी लाइव, आपको 4-5 सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। तो उतना सब कुछ पाने के लिए बस यही है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम लोग बहुत तेजी से लाइव क्लास शुरू कर सकें। तो सभी विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और इसी के साथ हम लोग कल पुनः उपस्थित होंगे एक नई क्लास को लेकर। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें। जय हिंद।